सतलुज। अब सतलुज एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। सतलुज एक ऐसी फिल्म है जो कि पूरे सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, प्राइम टाइम पर, मैगजीन्स में, विभिन्न न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बनी हुई है। आप इस फिल्म को सतलुज कह सकते हैं, आप इस फिल्म को घल्लू घारा कह सकते हैं, आप इस फिल्म को पंजाब 95 भी कह सकते हैं। एक फिल्म, तीन डिफरेंट नाम। अब ये ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर से। और वो डिस्क्लेमर यह है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ फिल्म रिव्यू। हम यहाँ पे कोई फिल्म रिव्यू करने आपके सामने नहीं आए हैं। हम इस फिल्म की घटना के पीछे जो भारत की राजनीति है, इस फिल्म के पीछे की जो एक्चुअल कहानी है, वो जानने के लिए आए हैं, उस पर चर्चा करने आए हैं। क्योंकि एक ऐसी चर्चा है जो कि सारे भारतवासियों को, पूरे दुनिया के हर उस हिंदुस्तानी को और पूरी दुनिया में बसे हर उन लोगों को जिनको हिंदी भाषा समझ में आती है, सबको खास करके जानना जरूरी है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये वीडियो एक किस्म की डॉक्यूमेंट्री सॉर्ट ऑफ होने वाली है, तो इसकी लेंथ ज्यादा होगी। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखें, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी जिनकी संख्या 25,000 से भी ज्यादा है, जिनके ऊपर अत्याचार की हदें सारी पार कर चुकी थी एक समय पे पंजाब की सरकार। उन 25,000 लोगों के लिए भी इस वीडियो को आप पूरा देखें और अंत में आप अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन दोबारा हो सकती है। सिर्फ भारत में नहीं, विभिन्न देश में यह सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। क्योंकि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, ये एक फितूर की वजह से हुई थी, जो फितूर हर इंसान में हो सकता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी पनप सकता है। तो शुरू करते हैं इस विषय पे बात करना। के लिए इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया है और इसके लिए मैं मिस्टर बिट्टा को ओपन डिबेट के लिए चैलेंज करता हूं। वो आए और हमारे सवालों के जवाब दें। मैंने में और गोली चलाने में ज्यादा फर्क नहीं था। उसके चार्ज लेते ही अबडक्शंस, किलिंग्स, एनकाउंटर्स बढ़ गए। नस्ल खत्म की जा रही थी पंजाब से, खून खराबे का ये सिलसिला, और सब इस पूरे मुद्दे पर एकदम चुप थे। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस केस मरा था। विश्वास बहुत दूर की बात थी। एक खौफ बैठ गया था लोगों में, जिसका जसवंत सिंह। ये 2 सवाल उठाने पे जसवंत सिंह को दिन दिहाड़े उनके घर से अगवा कर लिया गया। हमारे देश में एक्शन तब लिया जाता है जब दिल्ली में कुर्सियां हिलती। दोस्तों, 48 घंटे तक एक ऐसी फिल्म OTT के ZEE5 पर रिलीज होती है जिसका नाम सतलुज है, और 48 घंटे के बाद ही उस फिल्म को वहां से OTT के ZEE5 के प्लेटफॉर्म से ड्रॉप कर दिया जाता है। OTT पर रिलीज होने की वजह भी ये थी क्योंकि ये फिल्म 2023 में बन चुकी थी एंड इट वाज वेटिंग फॉर अ थिएट्रिकल रिलीज, बट रिलीज नहीं करने दिया जा रहा था क्योंकि कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस थे। अब इस फिल्म के पीछे की जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिस वजह से ये फिल्म बनी है, एक ऐसे इंसान से जिसने आज से तकरीबन 30 साल पहले बहुत सारा हिम्मत, इंसानियत दिखाकर एक सवाल पूछा था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद उस समय पंजाब की सरकार और शायद पूरा देश सुनने को तैयार नहीं था। अगर उस इंसान ने वो सवाल नहीं पूछा होता तो ये फिल्म भी नहीं बनती। अगर उस इंसान ने हिम्मत नहीं दिखाया होता तो ये फिल्म आज हम लोग बात नहीं कर रहे होते। उस घटना के बारे में शायद हमें पता ही नहीं होता। उस इंसान का नाम है जसवंत सिंह कालरा। जसवंत सिंह कालरा की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि 1980 के दशकों में पंजाब की स्थिति क्या थी। दोस्तों, पंजाब का इतिहास कुछ ऐसा है कि 1984 के बाद जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसके बाद जो एंटी सिख राइट्स लगे थे, और उस समय खालिस्तानी मूवमेंट भी पकड़ बना रही थी। पंजाबी सिखों को यह लगता था कि भारत की सरकार उनकी सरकार नहीं है और वो एक अलग सा देश की डिमांड कर रहे थे, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उन्होंने हिंसा का रास्ता चुन लिया था। अब ये हिंसा का रास्ता सही था या गलत था, या खालिस्तानी जो डिमांड है वो सही है कि गलत है, वो हमारे इस वीडियो की डिस्कशन का विषय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी इस तरीके की सेपरेटिस्ट मूवमेंट को इंडिया का संविधान एक्सेप्ट नहीं करता है, और ऐसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट करने की जो जरूरत है वो एक दिन में होती भी नहीं है। तो हर एक ऐसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट के पीछे 2 कहानियां जरूर होती हैं, एक जो सरकार सुनाती है और दूसरे जो उनके लोग सुनाते हैं, जो उस मूवमेंट में हिस्सेदारी निभाते हैं। 1980 के दशक से, और अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाए, भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, तब भी पंजाब एक ऐसा राज्य बना है जो कि बॉर्डर स्टेट है। पंजाब में दंगे 1947 में भी हुए हैं, बंगाल में भी हुए हैं, दोनों बॉर्डर स्टेट्स हैं। पंजाब ने भी सबसे ज्यादा खून बहाया है जितना कि बंगाल वालों ने बहाया है। और ये 84 का समय जो था, ये पूरा जो 80 का दशक था, इसमें भी बहुत सारे हिंसा के आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे जो कि दशकों तक चलता रहा। अब होता क्या है कि जब एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट, पुलिस स्टेट बन जाती है, तो पुलिस के पास बेशुमार ताकत दी जाती है सरकार की तरफ से, क्योंकि उस समय की नीड होती है वो कि आपको मिलिटेंसी खत्म करनी है। तो पंजाब में 1985 से 95 का जो
पीरियड था, ये जो दशक था, इस दशक में मिलिटेंसी चरम सीमा पर थी, क्योंकि खालिस्तानी लोगों ने हिंसा का रास्ता अपना लिया था और वो चाहते थे कि वो भारत से कटकर अपनी एक खुद की पहचान बनाए, अपना एक खुद का देश बनाए। तो दूसरी तरफ सरकार थी जिनका काम यह था कि इनको दमन किया जाए। अगर वो फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें काउंटर इंसर्जेंसी करनी होगी। और इस पूरे खतरनाक मिशन की जिम्मेदारी दी गई थी तत्कालीन पुलिस आईजी पंजाब को, जिनका नाम था केपीएस गिल। केपीएस गिल की एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि व्हेन यू डील विथ टेररिज्म यू हैव टू बी रूथलेस। अब वो इस शब्द को इतना ज्यादा मीन करते थे, इतना ज्यादा इस पे विश्वास करते थे कि अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही। इंसानियत पंजाब में उस दौरान नहीं दिख रहा था। आम आदमी की जिंदगी बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो गई थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मिलिटेंट्स मारे जा रहे थे, बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे, साथ ही साथ मिलिटेंट्स भी मारे जा रहे थे। पंजाब दहशतगर्दी की चरम सीमा पर था। बॉम्ब ब्लास्ट होना, टारगेटेड किलिंग्स करना, पुलिस को मारना, अगवा करना, ये सब आम सी बात हो गई थी पंजाब में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दौरान बहुत सारे परिवारों ने अपनी अपनी कंप्लेंट्स दर्ज की कि उन्होंने एक नया चीज फॉलो करा, उन्होंने एक नया चीज को अनुभव करा, और वो ये था कि उनके घर के बच्चे जिनकी उम्र 30 साल से भी कम है, वो आए दिन गायब हो रहे थे। पुलिस में जब कंप्लेंट लिखाई जाती थी तो वो वहीं पे सीमित हो जाती थी, लेकिन उनके बच्चे कभी वापस नहीं आते थे। उनका कहना यह था परिवारजनों का कि पुलिस उनको उठा के लेके जाती है, लेकिन कस्टडी से अचानक से गायब हो जाते हैं। कस्टडी के बाद वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, क्यों वापस नहीं आते, इसका कोई जवाब नहीं था। और इस दौरान एक साधारण से बैंक एम्प्लॉय की नजरों में जब ये बातें आई तो उसने इस विषय को इग्नोर करना ठीक नहीं समझा। उसने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। सोचिए, एक आम बैंक एम्प्लॉय ने ऐसे क्रिटिकल, सेंसिटिव और रिस्की इन्वेस्टिगेशन को इंसानियत की नोक पर रखा और खुद से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा। ऐसे इंसान को आप रब का बंदा ही कह सकते हैं। इस इंसान का नाम था जसवंत सिंह कालरा। वो एक अलग ही बंदा था। वो ना जर्नलिस्ट था, ना वो कोई लॉयर था, ना कोई वो किसी पॉलिटिक्स से रिलेशन उसकी थी, ना वो कोई पुलिस वाला था। केवल एक साधारण सा बैंक कर्मचारी। उसके अंदर जो चीज थी वो थी एक पहचान। वो पहचान एक इंसान होने की। वो चाहता तो अपनी जो आराम की जिंदगी वो जी रहा था अपने 2 बच्चे और बीवी के साथ, वो जी सकता था, पर उसने नहीं सुना। उसने इंसानियत को चुना। उसका मानना यह था कि अगर मिसिंग लोगों की रिकॉर्ड्स मौजूद हैं तो वो सच कभी ना कभी बाहर जरूर आएगा। उसका यह विश्वास था। अक्सर ये सोचते हैं लोग कि जसवंत सिंह कालरा के पास कोई ऐसी फाइल थी जो उसे किसी इनसाइडर ने दी थी, जो उसने बाद में लीक कर दी थी, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। सच्चाई बहुत अलग है। जसवंत सिंह कालरा ने शुरू करा अपनी इन्वेस्टिगेशन। उसे पता था उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती। उसने गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को छानना शुरू किया, छुप छुप के फोटोग्राफ्स लेना शुरू किया। म्यूनिसिपल क्रिमेशंस में जाके उनके रिकॉर्ड्स को चेक किए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स चेक किए, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उनकी फोटोकॉपीज निकाली। आपको पता होगा कि हर क्रिमेशन सेंटर्स पे या शमशान घाटों पे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, जैसे कि मरने वाले का नाम, उसका पता, डेट, टाइम। लेकिन अक्सर जब कालरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उनको एक ही शब्द मिलता था, रादर 2 शब्द मिलता था उन पब्लिक रिकॉर्ड्स में, क्रिमेशन के पब्लिक रिकॉर्ड्स में, और वो ये होता था कि अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। अभी जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज का जो थकमा लगा करके, जो लेबल लगा करके पुलिस वालों ने धड़ल्ले से किलिंग्स की और फिर उनको जला दिया, इसका काला चिट्ठा उनके सामने बनने लगा था। दोस्तों, शुरुआत में ये लावारिस मौत या अनआइडेंटिफाइड बॉडीज ये आपको नॉर्मल लग सकता है। नॉर्मल से मेरा मतलब यह है कि पूरे देश में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पे लावारिस मौत होती है, लावारिस लाशें दिखती हैं, कोई असाधारण बात नहीं है। लेकिन जसवंत सिंह कालरा ने सिर्फ रजिस्टर्स को चेक नहीं किया, बल्कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे थे। वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के रिकॉर्ड को कंपेयर कर रहे थे और धीरे धीरे उन्हें इसमें एक पैटर्न नजर आने लगा। एक ऐसा पैटर्न जिसने उन्हें और ज्यादा परेशान कर दिया और ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर बना दिया, क्योंकि वो जितनी सच्चाई के नजदीक जा रहे थे तकलीफ उतनी ही बढ़ती जा रही थी। उन्होंने जो पुलिस स्टेशंस पे जो एफआईआर की कॉपीज होती हैं जिसमें मिसिंग रिपोर्ट्स लिखाई जाती हैं, उन्होंने उन मिसिंग रिपोर्ट्स को क्रिमेशन के जली हुई लाशों की रिकॉर्ड्स के साथ मैच कराना शुरू करा। और उन्होंने पाया कि ऐसे बहुत सारे मिसिंग रिपोर्ट्स हैं पुलिस की डायरीज में जिनका ऑलरेडी अंतिम संस्कार हो चुका था अनआइडेंटिफाइड बॉडीज का लेबल लगाकर। इसका मतलब यह है कि उस समय बहुत सारे परिवार के लोग थे जो समझते थे कि उनके जो लापता बच्चे हैं वो कभी ना कभी वापस आएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पुलिस ने उनको मारकर उनका अंतिम संस्कार करवा दिया है, और वो भी
लाश का लेबल लगा के। उन्हें पता ही नहीं था, वो इंतजार में है। लेकिन यह सच्चाई जसवंत सिंह कालरा को पता चल चुका था। उनका इरादा सरकार के खिलाफ नहीं था, वो पुलिस या सरकार के खिलाफ नहीं थे, वो उन चंद लोगों के खिलाफ थे जिनको हिंसा की आदत लग गई थी। इस पूरे केस को अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूं कि यदि आप किसी इंसान को एब्सोल्यूट पावर दे देते हो ना, तो उसके अंदर एक हिंसा करने की एक नेचर उसका जो है वो बाहर आ जाता है। और जब वो किसी को मारता है ना, तो उसके अंदर एक अनुभव होता है एक शक्ति का। उसको लगता है कि ईश्वर बन गया है वो। उसे लगता है कि मैं किसी की भी जिंदगी कभी भी अपने मुताबिक छीन सकता हूं। लोगों की आंखों में उनके लिए जो डर वो देखते हैं, उनसे वो खुश होते हैं। अपने आप को इतना शक्तिशाली अनुभव करते हैं कि वो उस नशे में होते हैं कि उन्हें अब खून करना पसंद होता है। उन्हें एनकाउंटर्स या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मजा आने लगता है। एक समय था जब गाड़ी चलाना और गोली चलाने में कोई फर्क नहीं रह गया था। पंजाब में मिलिटेंट्स के नाम पे बहुत सारे निर्दोष लोगों को भी मारा गया था। हम आज जो कहते हैं ना कि सिखों की यूनिटी के बारे में मिसालें देते हैं, उस समय सिख को काट रहे थे। जसवंत सिंह कालरा ने उन्हीं पब्लिक रिकॉर्ड्स की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, वो मीडिया से बात कर रहे थे, वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिटी से बात कर रहे थे, वो इंटरनेशनल सिख कम्युनिटी से बात कर रहे थे, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल तक पहुंच गए थे। उन्होंने दिखाया उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स था, उन्होंने प्रमाण दिया। सरकार पे प्रेशर बढ़ रहा था, सरकार माने पंजाब की सरकार पे प्रेशर बढ़ रहा था कि यदि किसी इंसान को पुलिस ने अरेस्ट किया है तो उसका एक लीगल रिकॉर्ड होना चाहिए। यदि कोई मारा गया है तो उसकी जो बॉडी है उसके परिवारजनों को मिलना चाहिए। ये सारी चीजें संवैधानिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार है, दीज आर फंडामेंटल राइट्स। तो जब भी कोई ब्यूरोक्रेटिक स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट, पुलिस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन पनपने लगती है। इंसानियत को ताक पे रख के मिलिटेंसी के नाम पे आम लोगों को मारा जाता है। एक वायलेंस का अलग ही नशा है जो केपीएस गिल साहब को बहुत अच्छे से पता था। केपीएस गिल साहब को समझ में आने लगा था कि जितनी दिनों तक मिलिटेंसी पंजाब में रहेगी उतनी दिनों तक पुलिस राज रहेगा। जितने मिलिटेंट्स मारे जाएंगे उतना ही प्रमोशन होगा। अब क्योंकि जसवंत सिंह कालरा सवाल उठा रहे थे, सरकार के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा था। अब सवाल सिर्फ पंजाब का नहीं था, वो सवाल रूल ऑफ लॉ का उठा रहे थे। ऐसे सिचुएशन में जसवंत सिंह कालरा के घर आए दिन धमकियां आती थी, फोन कॉल्स पे धमकियां आती थी, जो कि एक स्वाभाविक सी बात है। एक नपुंसक डरी हुई सरकार और उसकी पुलिस जब सवालों के जवाब नहीं दे पाती है तो ऐसे चोर चक्कों की तरह फोन करके धमकियां देना, गुंडों की तरह धमकियां देना, ये एक नेचुरल कोरोलरी है, एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस है जो सबको पता है। एनीबडी कैन एप्रीहेंड सच फोन कॉल्स और सच थ्रेट कॉल्स। हेलो हेलो हाँ हेलो, अजय भी कुछ नहीं बिगड़िया, समझा इसनो अपने परिवार की कोई फिक्र चिंता है कि नहीं पहन जो तुम। लेकिन जसवंत सिंह कालरा डरे नहीं। उन्हें पता था कि जिस दिन डॉक्यूमेंट्स बोलना शुरू करेंगी उस दिन सच्चाई को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। उन्हें इस बात का यकीन था क्योंकि सच्चाई हमेशा के लिए छुपाई नहीं जा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6 सितंबर 1995, ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, 6 सितंबर 1995, एक आम सी सुबह जो बहुत खास बन गई जसवंत सिंह कालरा के परिवार के लिए। एक ऐसी सुबह जिस दिन जसवंत सिंह कालरा को अपने ही घर से दिन दहाड़े एक लाल ओमनी गाड़ी में किसी अनजान शख्स के द्वारा सिविल ड्रेस में आए हुए कुछ लोग जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं। उनके घर वालों के सामने 2-3 आई विटनेसेस को दिमाग में रखते हुए उनको उठा के ले जाते हैं। यानी कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, उन्हें बस उठाने की ऑर्डर्स आए थे और जसवंत सिंह कालरा को अपने घर से दिन दहाड़े भीड़ के बीच उठा के लेके चले जाते हैं। वो दिन था और आज का दिन है जसवंत सिंह कालरा कभी वापस। जो इंसान सबके लिए सवाल ढूंढ रहा था, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वो खुद एक इन्वेस्टिगेशन बन गए, वो खुद एक सवाल बन गए। उस दिन जसवंत सिंह कालरा गायब नहीं हुए थे, उस दिन एक सवाल गायब हो गया था। तकलीफ की बात यह है दोस्तों कि जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो कोई हेडलाइंस पे खबरें नहीं आई, कोई ब्रेकिंग न्यूज, कोई प्राइम टाइम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस चीज का अंदाजा नहीं था लोगों को, पूरे देश को, वो ये था कि ये खबर मुंह जुबानी आग की तरह फैली। एक आदमी ने दूसरे आदमी, दूसरे से तीसरे, इस तरह से पूरे देश भर में फैल गया और सिर्फ देश भर में नहीं पूरी दुनिया में फैलने लगा। और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो आई विटनेसेस सामने आए। उनमें से एक आई विटनेस ने उन लोगों के नाम तक लिए जिनको वो पहचानते थे कि वो पुलिस वाले थे और वो सिविल ड्रेस में आए हुए थे। हालांकि शुरुआत में कालरा जी के परिवार को लगा था कि पुलिस अगर सिविल ड्रेस में उठा के ले गई है तो पूछताछ करके छोड़ देगी, लेकिन कुछ घंटे कुछ दिन में बदले, कुछ दिन कुछ महीने में, कुछ महीने कुछ सालों में, और आज तक वो कभी वापस नहीं आए। हर जगह पूछा गया, हर जगह, लेकिन जवाब एक ही था कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है। उस समय पंजाब में जब लोग गायब हो जाते थे तो पुलिस स्टेशन से ज्यादा लोग क्रीमेशन में जाते थे।
उनके रिकॉर्ड्स चेक कर लें। ये स्थिति थी। और इस स्थिति में जब जसवंत सिंह कालरा गायब हुए तब भी वही सवाल कि जसवंत सिंह कहां है। जवाब आता है हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है, क्योंकि जो लड़ाई, जो इंसाफ की लड़ाई जसवंत सिंह कालरा ने शुरू की थी, वो लड़ाई अब उनकी पत्नी परमजीत कौर ने उठा ली थी। वो लड़ाई अब परमजीत कौर लड़ रही थी। वो जगह जगह जा रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी, मीडिया के पास जा रही थी, लॉयर्स के पास, पुलिस के पास, सरकार के पास, कोई जगह उसने नहीं छोड़ी थी। परमजीत कौर ने चुप रहना एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने अपनी लाइब्रेरी इनकी नौकरी छोड़कर फुल टाइम सच्चाई के लिए लड़ना एक्सेप्ट कर लिया था। इतना ज्यादा सीरियस एलिगेशंस लगने पर जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बारीकी से जांच करने के लिए, जसवंत सिंह के पर्टिकुलर केस को जांच करने के लिए मामला सीबीआई को दिया, क्योंकि दिल्ली हिल गई थी। और यह कहा जाता है कि जब दिल्ली में कुर्सियां हिलती हैं तभी पूरे देश में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। सीबीआई को भेजा जाता है पंजाब और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सालों साल इन्वेस्टिगेशंस चलते हैं, लेकिन सीबीआई ने अपना काम ईमानदारी से किया था, क्योंकि सीबीआई वालों ने बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए, बहुत सारे आई विटनेसेस से बात की। इसके भी इस दौरान आई विटनेसेस खरीदे गए, बेचे गए, मारे गए। लेकिन फाइनली जब कोर्ट में, यानी कि सीबीआई के कोर्ट में जब इसकी हियरिंग हुई तो सीबीआई के कोर्ट ने पुलिस वालों को दोषी पाया। शुरू में उन्हें सस्पेंड किया गया ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन। पहली बार पुलिस को लग रहा था कि भाई उन पे प्रेशर बढ़ रहा है। इस कोर्ट केस के दौरान भी पुलिस वालों ने परमजीत कौर के घर जाकर के उनको डराने धमकाने की कोशिश भी की थी। लेकिन अंततः जब सीबीआई कोर्ट का जजमेंट आता है तो वो नजारा देखने लायक। करने से पहले सीबीएफसी की सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, और सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं बल्कि सीबीएफसी के पास ये भी अधिकार है कि वो फिल्म के अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए भी डायरेक्टर को कह सकते हैं। इस फिल्म के साथ भी यही हुआ। उन्होंने इस फिल्म के अंदर कुछ 127 एडिट्स और कट्स करने की डिमांड की, जिसको डायरेक्टर ने साफ मना कर दिया। फिल्म का नाम तो उन्होंने चलो बदल दिया, लेकिन अगर 127 कट्स आप लगाओगे तो फिल्म की जो एसेंस है, जिस उद्देश्य से इस फिल्म को बनाया जा रहा था, उसका एसेंस कहीं ना कहीं खो जा रहा था। तो उन्होंने मना कर दिया। और इसी संदर्भ में ये फिल्म जो है वो 3 साल तक अटकी पड़ी रही। अंततः जो आज के तारीख का जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म को उनको लगा, डायरेक्टर्स को लगा, प्रोड्यूसर्स को लगा कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म एक नई उम्मीद बन सकती है। उन्होंने वहां पे लॉन्च किया। लेकिन मात्र 48 घंटे, 2 दिन के बाद इस फिल्म को वहां से ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि 2 दिन के अंदर ही देश के तमाम लोगों ने इस फिल्म को डाउनलोड करके देखा। मैंने भी देखा। मैंने इस फिल्म को पूरे 2 घंटे, 2.5 घंटे के ऊपर इस फिल्म को मैंने भी देखा। यूट्यूब में अभी भी है, अगर आप लोग चाहें तो आप देख सकते हैं। हो सकता है कि कल को यूट्यूब से भी हटा दें। हालांकि जिन्होंने इसको डाउनलोड कर रखा है वो अलग अलग गुरुद्वारों में भी चला रहे हैं। जो मैसेज था वो पहुंच चुका है। अब हटाया क्यों गया? क्या सीबीएफसी ने हटाया? अगर नहीं तो फिर किसने हटाया? तो यहां पे मैं आपसे एक लॉ के बारे में बात करूंगा। मैं आपको लॉ पढ़ के सुनाता हूं। इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 लागू होता है। इन रूल्स के अंदर डिजिटल पब्लिशर्स के लिए एक कोड ऑफ एथिक्स दिया गया है। साथ ही एक ग्रीवियंस मैकेनिज्म भी बनाया गया है। अगर किसी कंटेंट को लेकर कंप्लेंट आती है तो उनका रिव्यू एक प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसेस के थ्रू से किया जा सकता है, और कुछ सिचुएशंस में मैटर गवर्नमेंट के इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी तक भी पहुंच सकता है। तो कुछ ऐसा ही सतलुज के साथ भी हुआ। आगे सुनिए सेक्शन 69 कैपिटल ए की मार। सेक्शन 69A सबसे पावरफुल प्रोविजन। सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक ऐसा प्रोविजन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पर प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हुए ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करने की, डायरेक्शन इश्यूज करने की पावर देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। इसी प्रोविजन का यूज पहले वेबसाइट्स में, मोबाइल एप्लीकेशंस में और ऑनलाइन कंटेंट के केसेस में देखा जा चुका है। सतलुज कंट्रोवर्सी ने एक इंपॉर्टेंट बात सामने लाई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने का मतलब यह नहीं कि उन कंटेंट को रिव्यू नहीं किया जा सकता। मीडियम बदल सकता है लेकिन लॉ फिर भी अप्लाई होता है। तो असली डिबेट यह है दोस्तों कि भारत के संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) भी है। 19(1)(a) के तहत हर इंसान के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। यह एक मौलिक अधिकार है, दिस इज अ फंडामेंटल राइट। अब सवाल यह उठता है कि इस फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करना एक तरफ और इससे जुड़ी हुई कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दूसरी तरफ। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जैसे पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट, सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। कुछ और भी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड फ्रेमवर्क्स दिए जा सकते हैं जिनके ग्राउंड्स पर केस टू केस, फिल्म टू फिल्म, कंटेंट टू कंटेंट इसको जज किया जाता है। रेस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड्स बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर इस तरह से सेक्शन 69A को ब्लैंकेट तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा लॉस है, जिसको किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। हमें एक बैलेंस मेंटेन करनी चाहिए। अगर एक तरफ क्रिएटिव फ्रीडम है तो दूसरी तरफ एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सतलुज एक फिल्म है या कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है, या दोनों है? एक तरफ जसवंत सिंह कालरा जैसे इंसान जिन्होंने दूसरों के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी को जानना हमारे लिए जरूरी है, या दूसरी तरफ सरकार का नंगा सच जो उस समय चल रहा था।
एक पुलिस स्टेट, इसका जो खौफ है वो जानना, वो दिखाने से पब्लिक ऑर्डर में रिस्क हो सकता है। इस बेसिस पे ऐसी फिल्मों को बैन कर देना जरूरी है। और इन्हीं डिबेट्स के बीच में शायद इस कहानी की असली लेगेसी छुपी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे वीडियो को, इस लंबे वीडियो को मेरे साथ इकट्ठा समझने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए, उन 25,000 लोगों की बात सुनने के लिए, उन 25,000 लोगों की तरफ से मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इसी नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।